हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हिच इज डेल्टा एच नॉट एफ 300 at 1 bar and 300 Kelvin for the formation of CF2Cl CF2Cl gas from its constituent elements in the standard state is negative 900 kilojoules per mole. R की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मींस इसकी वैल्यू हमें निकालनी है अंडर द सेम कंडीशंस मींस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, और हमें चार ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, ये होती है एंथैल्पी चेंज, राइट? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ द compound is formed from its constituent elements under standard conditions, right? From its constituent elements under standard condition, उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच नॉट एफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है 1 बार प्रेशर और जो भी टेम्परेचर हमें स्पेसिफाइड होता है। टेम्परेचर पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मोस्टली बुक्स कहती हैं कि टेम्परेचर 298 केल्विन, बट टेम्परेचर पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जो भी हमें टेम्परेचर गिवन है वो और प्रेशर होना चाहिए 1 बार, राइट? और उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है जो डेल्टा एच को और डेल्टा यू को रिलेट करता है। वो एक्सप्रेशन है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एक्चुअली एक्सप्रेशन आया है यहाँ से, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी गैसेस के केस में पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो उस केस में हमने यहाँ पे लगा दिया डेल्टा एन जी आर टी। तो ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन रिलेट करता है डेल्टा एच को डेल्टा यू के साथ। बट इन दिस क्वेश्चन हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इंटरनल एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के साथ जो है वो रिलेट करना है। तो जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट? तो ये तो हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फिगर आउट करनी है। आर हमें पता है, टेम्परेचर भी पता है 300 केल्विन। बट अब बात करते हैं डेल्टा एन जी की कि डेल्टा एन जी क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? अब हम गैशियस मोल्स कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मींस बेसिकली हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस? CF2Cl CF2Cl, राइट? इसको हमने फॉर्म करना है। इसके 1 मोल को बनाने के लिए इसके हमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लेने हैं। अगर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, दो कार्बन है, सो 2C सॉलिड। ये हमारे पास बेसिकली ग्रेफाइट है, क्योंकि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। प्लस हमारे पास 4 फ्लोरीन्स है, और फ्लोरीन जो होती है वो हमारे पास गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अगेन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। प्लस हमारे पास 2 एटम्स क्लोरीन के हैं, तो यहाँ पे होगा Cl2 गैस। जब ये तीनों जो है वो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 1 मोल बनेगा CF2Cl CF2Cl का गैस, राइट? अगर मैं इस केस में डेल्टा एन जी की बात करूं तो वो है नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच इन दिस केस इज 3। क्योंकि ये तो सॉलिड है तो इसके हमने मोल्स नहीं देखने, तो डेल्टा एन जी है -2। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ इन सारी वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, तो हमारे पास डेल्टा यू नॉट एफ आ जाएगा, राइट? तो देखो हमने किस तरह से पुट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि हमें पता होना चाहिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर लेंगे, और डेल्टा एन जी के लिए हमने क्या करना है? हमें ये एक्सप्रेशन लिखना है, राइट? कौन सा एक्सप्रेशन? इसका 1 मोल बनने का एक्सप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें ये सारी वैल्यूज क्योंकि पुट करनी है, सो डेल्टा यू नॉट एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ माइनस डेल्टा एन जी आर टी। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। इसकी वैल्यू है नेगेटिव 900 किलो जूल्स पर मोल, और डेल्टा एन जी की वैल्यू है -2, so it will be -2। आर की वैल्यू है 8.314, बट ये किसमें है? जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर हमारे पास जो है वो है 300 केल्विन। अब क्योंकि किलो जूल्स में है, फाइनल आंसर भी हमें किलो जूल्स में देना है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ताकि हम हर एक चीज को किलो जूल्स में ला सकें। सो नेगेटिव 900 किलो जूल पर मोल एज इट इज रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होगा पॉजिटिव, +2 टाइम्स 8.314 डिवाइडेड बाई 1000 टाइम्स 300, और ये भी आ जाएगा किलो जूल पर मोल, क्योंकि केल्विन से पर केल्विन कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा -895 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन देखोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अप्रोच मैंने बता दी, ये एक्सप्रेशन यूज करना था, और ये जो है वो इक्वेशन बनानी थी, राइट? दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
Now this is the next question. The molality of NH4 twice SO4, which is ammonium sulfate solution, has the same ionic strength as 1 mole per kg solution of KCl is. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मोलालिटी निकालनी है इस सोल्यूशन की जिसके सेम आयनिक स्ट्रेंथ है 1 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ KCl। अब इस क्वेश्चन के सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ होती है उससे हम डिनोट करते हैं आई से, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ समेशन MI/ZI स्क्वायर। राइट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है आयनिक स्ट्रेंथ का। आई स्टैंड्स फॉर आयनिक स्ट्रेंथ, वेयर MI इज व्हाट, MI हेयर आई, राइट। MI स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, हर एक स्पीशीज की हमने मोलैलिटी लेनी है, और ZI जो है वो चार्ज है, राइट। अब इसको हम इस क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं कि हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है KCl, राइट। KCl जो है वो स्प्लिट होगा K प्लस और Cl माइनस में। इनिशियली इसकी मोलैलिटी हम लेट्स सपोज 1 M है, राइट। ये अभी नहीं बने, और कुछ टाइम के बाद जैसे हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, तो ये हमारे पास हो गया M और M, इसकी मोलैलिटी भी M, इसकी मोलैलिटी भी M, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 और 1 है। इसकी आयनिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो I इज इक्वल्स टू हाफ। नाउ समीशन मींस हमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या लेनी है, हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की मोलैलिटी लेनी है। सो सबसे पहले K प्लस की बात करेंगे, मोलैलिटी 1, चार्ज 1, सो M1 स्क्वायर, प्लस इसकी मोलैलिटी भी है M और चार्ज है -1, सो -1 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू हाफ M प्लस M इज 2M, सो दिस विल बी इक्वल टू M, राइट। और मोलैलिटी इसकी कितनी गिवन है, 1 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ KCl, मींस हमारे पास इसका आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो है 1, राइट। और अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स इसके मोलैलिटी जैसी होंगे, आयनिक स्ट्रेंथ के यूनिट्स भी, क्योंकि चार्ज का तो कोई यूनिट नहीं है तो इसके यूनिट्स मोलैलिटी जैसी होंगे, राइट। तो हमारे पास इस केस में आयनिक स्ट्रेंथ आ गई 1 मोल पर केजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की, विच इज NH4 ट्वाइस SO4। NH4 ट्वाइस SO4, ये वाटर में जाती कैसे स्प्लिट होगा, 2NH4 ट्वाइस प्लस SO4 2 माइनस। इनिशियली इसकी मोलैलिटी जो है वो M है, हमने अभी ये नहीं बनी क्योंकि हमने वाटर में डिसॉल्व नहीं किया। जैसे हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये होगा 2M और ये बनेगा M, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 2 है, और इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। इस सोल्यूशन की अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ की बात करूं, सो दिस विल बी हाफ ऑफ समिशन MI मींस इसकी मोलैलिटी है 2M और इसका चार्ज है +1, सो 1 का स्क्वायर, प्लस इसकी मोलैलिटी है M और चार्ज है -2, सो -2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2M plus 4M. This will give you 6M by 2, which is equals to 3M. Now the question is that कि हमारे पास इस solution जो हमें कौन सा given है, solution अमोनियम सल्फेट, इसकी सेम आयनिक स्ट्रेंथ है KCl के solution की, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है, 1 है। तो मोलैलिटी यहाँ से आ जाएगी हाफ केजी, हाफ मोल पर केजी, बिकॉज आयनिक स्ट्रेंथ के यूनिट्स भी क्या है, मोल पर केजी है, तो ये हो जाएगा हाफ 1/3 ऑफ, सो 3M क्योंकि 1 के इक्वल है ना, so M will be equal to 1/3 मोल पर केजी। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारे पास A ऑप्शन होगा करेक्ट, बाकी सारे होंगे रॉन्ग, राइट। सो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है हाफ ऑफ समिशन। हमने उन सारी स्पीशीज को लेना है जो भी सोल्यूशन में बन रही है। MI/ZI स्क्वायर, Z चार्ज है, स्क्वायर हो जाएगा तो साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, और आई के जो है यूनिट्स की बात करें तो वो सेम है दैट ऑफ मोलैलिटी। सो दिस वाज अबाउट सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The next question states the pair of conformation that has maximum energy differences, कि कौन सी conformation की maximum energy difference है। ये 4 ऑप्शंस है, ये सारी conformation है साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन जो होती है इसकी 4 conformations होती हैं पॉसिबल। सबसे पहली तो होती है हमारे पास चेयर conformation, उसके बाद हमारे पास होती है बोट, एक हमारे पास होती है ट्विस्ट बोट, एक हमारे पास होती है हाफ चेयर, राइट। तो ये हमारे पास 4 कॉन्फर्मेशन होती हैं, और इन सबकी एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे कम एनर्जी होती है, मींस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट। कम एनर्जी मीन ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे कम एनर्जी होती है चेयर की, उसके बाद हमारे पास होती है ट्विस्ट बोट की, ट्विस्ट बोट के बाद एनर्जी होती है हमारे पास बोट की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारे पास हाफ चेयर की। हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, चेयर की एनर्जी कम होती है, और ये दोनों इंटरमीडिएट है। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी चेयर की क्योंकि कम एनर्जी है, उसके बाद होगी ट्विस्ट बोट की, उसके बाद होगी बोट की, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी हाफ चेयर की, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से बोट कौन सी है, ट्विस्ट बोट कौन सी है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमारे पास होता है चेयर कॉन्फर्मेशन, राइट। ये तो होती है हमारे पास चेयर, तो यहाँ पे लिख दो चेयर।
और ये भी है चेयर हमारे पास, तो ये दोनों चेयर है। अगर मैं इसकी बात करूं इस कॉन्फर्मेशन की, तो ये ध्यान से देखोगे ना, तो इस वाले पार्ट को ना इन्होंने ट्विस्ट किया है, तो ये हमारे पास हाफ चेयर है, दिस इज हाफ चेयर। ये चेयर आधी तो एज इट इज रखी हुई है और दूसरी को इन्होंने इस तरह से रखा है, तो ये हाफ चेयर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें लेट्स से बोट की, तो ये हमारे पास बोट है। दिखने से ही पता चल रहा है बोट कैसी होती है, इस तरह से ही होती है हमारे पास बोट कॉन्फर्मेशन। राइट, चेयर भी पता चल गई, हाफ चेयर भी पता चल गई, बोट भी पता चल गई, और इसको देखते ही कह दोगे ये ट्विस्ट बोट है, ट्विस्ट बोट। क्योंकि यहाँ पे हमने इस पार्ट को ऐसे रखा और बोट को ट्विस्ट कर दिया, तो हमारे पास मिली ट्विस्ट बोट। अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस हमें निकालना है। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा चेयर और हाफ चेयर में। तो चेयर और हाफ चेयर फर्स्ट केस में है, तो इनके बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और सबसे कम एनर्जी की होगी, हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी की होगी। तो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। अगर हम बी की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हाफ चेयर है, राइट, एक हमारे पास है ट्विस्ट बोट। हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस तो नहीं है। थर्ड की बात करें, तो सी की बात करें, तो ये हमारे पास है ट्विस्ट बोट, राइट, जो हमारे पास पहली है वो ट्विस्ट बोट है, दूसरी चेयर है। ट्विस्ट बोट और चेयर के बीच में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस नहीं है। और इसमें है हमारे पास हाफ चेयर और बोट, हाफ चेयर और बोट, और इनके बीच में भी मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो वो चेयर और हाफ चेयर के बीच में ही है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमारे पास था कॉन्सेप्ट, और दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अनाइंस इन SN2 रिएक्शन। राइट, SN2 रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। इनमें से किस अनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, और हमें चार ऑप्शन दिए हैं, और ये अनाइन है PQRS। राइट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, और यू कैन से जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, राइट, उतना ही ज्यादा जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, और यू कैन से कि जितनी ज्यादा चार्ज जो है वो पोलराइज्ड होगा, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इफ देयर इज टाई, सो जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। अगर मैं पी की बात करूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। अगर मैं क्यू की बात करूँ, यहाँ सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है। आर की बात करूँ तो ओ नेगेटिव, और यहाँ पे एक NO2 अटैच्ड है पैरा पोजीशन पे। तो हमें पता है जो NO2 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसका रीजन भी देखते हैं। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अब ये जो रिंग है ये उस एटम से अटैच है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो होगा क्या, ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो इस तरह से जो NO2 है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, कि यहाँ पे तो ये बना देगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास आएगा इस तरह से पॉजिटिव चार्ज O नेगेटिव। तो रिंग पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो रिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, राइट। तो इसका मतलब है कि जो NO2 है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये तो हो गया आर की बात। अगर मैं एस में बात करूं, तो इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो है ये तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक है, दिस इज लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक। तो एस को तो रखना सबसे लास्ट में, एस को रखना सबसे लास्ट में से, इस और इसमें से करेक्ट हो सकता है डी और ए, तो हो गया रॉन्ग। तो एस हो गया लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आएगा आर, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। अगर हम पी और क्यू में से कंपेयर करें, तो देखो इसमें ये काम आएगा कि जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो ये ज्यादा पोलराइजेबल है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, और यहाँ पे आएगा पी, राइट। तो ये ऑर्डर हो गया कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा क्यू, उसके बाद होगा पी, उसके बाद होगा आर, और उसके बाद होगा एस। तो इसके हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो बनता है करेक्ट, राइट, QPRS। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी कम कर रहे हैं। और इन दो में टाई था, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था। तो हमें देखने पोलराइजेबिलिटी, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी का मतलब है जितना ज्यादा साइज,
जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी और उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट विद पोलराइजेबिलिटी, तो मैंने पोलराइजेबिलिटी को साइज के साथ कंपेयर करके बता दिया कि किस तरह से साइज के साथ रिलेटेड है, राइट। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. This is the last question. This question states, if we talk about A part, it states the spin-only magnetic moments of K3Fe oxalate thrice are 5.91 Bohr magnetone and 1.73 Bohr magnetone, respectively. Write down the ligand field electronic configuration. Ligand field means जैसे हम लिखते हैं ना T2G something and EG something. That is your ligand field electronic configuration. Justify your answer. Atomic numbers इन दोनों के iron और ruthenium के दिए हुए 26 and 44 respectively. एंड या फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ए पार्ट, उसके बाद हम जाएंगे बी पे. ए की बात करते हैं, हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स K3Fe ऑक्सिलेट इज OX थ्राइस. जो ऑक्सिलेट होता है ना वो हमारे पास होता है COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव, राइट. ये हमारे पास जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है. दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड. अभी बाइडेंटेट लिगेंड है और हमारे पास ऐसे 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स है. दैट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. मींस ये हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट. और इसी तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है K3 रुदीनियम OX थ्राइस, राइट. तभी हमें इन दोनों का जो है एटॉमिक नंबर्स गिवन है ना, और इनकी अलग अलग जो है हमें क्या गिवन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स गिवन है. तो हमें इनकी लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इस केस में आयरन की और इस केस में रुदीनियम की. सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं. पोटेशियम है तो +3 चार्ज होगा. आयरन का चार्ज लेट्स अज्यूम X. हमारे पास 3 ऑक्सिलेट है और हर एक पे चार्ज -2 है. सो हमारे पास 3 टाइम्स -2 ओवरऑल इक्वल्स टू 0. सो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 3 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, मींस x विल बी 3. तो हमारे पास जो आयरन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3, राइट. और अगर यहाँ पे रुदीनियम की बात करें तो वो भी +3 में ही होगा क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है. तो यहाँ पे +3 हमारे पास हो गया चार्ज. और अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसको हमने इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा T2G और EG, बिकॉज हमारे पास जो फील्ड है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा O है. अगर हम बात करें क्योंकि हमें क्या पता करना है कि यहाँ पे पेयरिंग होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें लिगेंड देखना है. जो लिगेंड है वो Fe3+ के लिए जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है. लिगेंड इज वीक फील्ड लिगेंड, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो होगा हाई स्पिन, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. सबसे पहले अगर मैं Fe की बात करूं तो Fe की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है. Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, क्योंकि 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है. तो 3d6 4s2. और अगर मैं Fe3+ की बात करूं तो वो होगा 3d5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, 2 s से और 1 d से. अब क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सिलेटो जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो हमारे पास 3d5 है, तो 1 2 3 4 5. कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होगा T2G EG2, T2G3 EG2. दिस विल बी द लिगेंड फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. अगर मैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो म्यू होता है वो होता है √n+2 बोहर मैग्नेटोन. यहाँ पे हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 टाइम्स 7 which will be 35, and 35 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे so that will be approximately 5.91, because 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है ना, तो इसका होगा हमारे पास 5.91. सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये हमने जो ये एज्यूम किया था ये सब कुछ करेक्ट है, राइट. तो हमारे पास ये तो हो गया पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, जिसमें हमारे पास आयरन है, राइट. जिसके बोहर मैग्नेटोन इतनी दी हुई है, उस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास जो लिगेंड फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास आई है T2G3 EG2. अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कॉम्प्लेक्स की, इसकी, जिसमें हमारे पास रुदीनियम 3+ है. तो रुदीनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी 4d5, क्योंकि हमारे पास आयरन और रुदीनियम ही सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये होगी 4d5. लेकिन रुदीनियम 3+ के लिए जो ऑक्सिलेटो है वो हमारे पास कैसा लिगेंड होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. क्यों, क्योंकि इस केस में जो रुदीनियम 3+ है, इस केस में जो यहाँ पे T2G और EG है, इनके बीच में गैप इतना ज्यादा होता है, डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है. तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे होगी पेयरिंग. तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G5 EG0. और अगर मैं इस केस में किसकी बात करूं, अपने मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं रेस करके.
इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो हमारे पास फॉर्मूला सेम यूज करेंगे √n(n+2) pm बोहर मैग्नेटोन। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी 1 × 1+2 विच विल बी √3, और √3 जो होता है हमारे पास 1.73 होता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट गिवन था। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू रुदीनियम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो इसकी T2G5 Eg0 है। तो ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉनिक लिगेंड फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन वाज कि अगर हमारे पास Fe3+ है, Fe3+ के लिए जो ऑक्सीलेटो है वो हमारे पास है वीक फील्ड लिगेंड, राइट। लेकिन रुदीनियम 3+ के लिए जो है, क्योंकि ये 4D का मेंबर है, 4D और 5D के केस में डेल्टा नोट इतना ज्यादा होता है कि हमारे पास जो होता है वो पेयरिंग होती है, और जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड। लिगेंड चाहे कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन ही बनेगा क्योंकि डेल्टा नोट बहुत ज्यादा है, राइट। सो ये तो हो गया हमारे पास ए पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है NO2+, NO2 और NO2- की, और उसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो हम एक एक करके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। पहले बात करते हैं NO2+ की। तो NO2+ में क्या है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वो तो होगा सेंट्रल एटम, और नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे। तो अब इसके पास कितने बच गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इस तरह से हमारे पास लीनियर होगा। क्योंकि लोन पेयर तो कोई नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो कोई रिपल्शन नहीं है, तो इसकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी स्ट्रक्चर होगी, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये जो होगा इसकी होगी स्ट्रक्चर लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्रीज। ऐसे नहीं बनानी क्योंकि ये मैंने सिर्फ रफली ड्रॉ किया था। द रीजन बीइंग इज क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है ना, तो कोई रिपल्शन नहीं होगी, तो लीनियर होगा, जो ज्योमेट्री होगी इसकी वो लीनियर होगी, राइट। तो पहले की तो होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल भी हमें पता लग गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं NO2 की। अगर हम NO2 की बात करें, अगेन नाइट्रोजन के पास जो है वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, 5 1 2 3 4 5। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ है वो तो डबल बॉन्ड बनाएगी क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। एक जो है वो फ्री रेडिकल की तरह पड़ा रहेगा, ये है फ्री रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है वो इसको रिपेल कर रहा है, बट इतना भी रिपेल नहीं कर रहा, बट स्टिल देयर इज रिपल्शन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है। तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम होगा, 120 से तो थोड़ा सा स्लाइटली कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी लास्ट स्पीशीज की, विच इज NO2-। अगर हम NO2- की बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है, 2 ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन पे हमारे पास इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी NO2, इस तरह से N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। 1 सेकेंड, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास सेंट्रल एटम है और 2 ऑक्सीजन है और O2, तो यहाँ पे होगा, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज और इस पे होगा लोन पे, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रो, देखो जब भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे होंगे लोन पे, बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होगी, बॉन्ड एंगल जो होगा वो कंप्रेस होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो हमारे पास है NO2+ के केस में, जो कि 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो इसमें बॉन्ड एंगल बहुत कम होगा, और NO2 में होगा इंटरमीडिएट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। कॉन्सेप्ट बता दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने सिर्फ अरेंज करने हैं और हमें बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। हमने ए बी दोनों पार्ट्स का जो है वो कवर कर लिए हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।